गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पार्ट 3। और आज हम उसके और भी बहुत सारे केसेस लेने वाले हैं जो कि मिसलिनियस केसेस होंगे डैम्पिंग ऑसिलेशन तक। ठीक है, चलो देखते हैं स्प्रिंग ब्लॉक का ये वाले पार्ट पे हमने ये वाले न्यूमेरिकल पार्ट लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर को रोका था। देखो इसके अंदर में क्या है, ये एक आइडियल पुली दिया हुआ है, इसके नीचे मास लटका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्प्रिंग दिया हुआ है और ये वाला जो एंड है आपका ये रिजिड सपोर्ट से फिक्स है। ठीक है, इस तरह से रिजिड सपोर्ट से फिक्स है। अब हुआ ये है कि आप जब इसको देखते हो कि ये तो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वो जो अपनी फोर्स एट मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन होती है ना, पर हमेशा निकालते हैं। देखो मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन, यानी कि वो जो भी होता है नीचे एम जी इट इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस के एक्स नॉट जो भी होता है वो, क्योंकि वो फाइनल इक्वेशन में जो है हमारे साथ आकर तो कट जाता है ना, फाइनल इक्वेशन में कट जाता है, इसलिए मैं अब ये नहीं लिखूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने लिखा है वो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन देखते हैं कि अगर हम इस मास को नीचे लेकर जाते हैं कितना डिस्प्लेस करते हैं। समझ लो मैंने इसकी ये पोजीशन है ना, ठीक है, मास की ये पोजीशन है, समझो इस पोजीशन से इसको नीचे की तरफ मैंने वाई अगर मूव कर दिया, अगर इसको मैंने वाई मूव किया, ठीक है, तो हमारी पुली कितना नीचे आती है, देखो तो पुली भी हमारी वाई नीचे आ जाती है, क्योंकि देखो ना पुली और ये तो मास तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, तो पुली भी हमारी वाई नीचे आ गई है। ठीक है, ये आ गई वाई नीचे। अब देखो अगर पुली को वाई नीचे लाते हो तो देखो पुली पे ये दो तरफ धागे इधर लगे हुए, स्ट्रिंग है लगे हुए, तो ये वाला स्ट्रिंग इसका वाई सेक्शन और ये वाला स्ट्रिंग इसका वाई सेक्शन नीचे आता है। तो अगर टोटल ये ऐसा नीचे आता है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो हम इधर लिखेंगे 2ky, है ना, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, kx रहता है ना, x कितना है, x डबल है, इधर और इधर दो वाई है वो, इसीलिए यहाँ पे डबल हो जाता है। ठीक है, इससे पहले जैसा अपन ने देखे थे ना एक बार में कि नीचे जो है तो पुली आ रही थी, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर में पुली नीचे आती थी और वो पुली अगर एक्स नीचे आती थी तो यहाँ पर जो है तो एक्सटेंशन कितना होता था स्प्रिंग में x/2 का होता था। वो जो अरेंजमेंट था वो अलग था, ये अरेंजमेंट अलग है थोड़ा सा। ये अरेंजमेंट के अंदर में 2ky आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लग रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं टेंशन का नाम देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वही टेंशन देखो वायर में से वही टेंशन इधर भी लगने वाला है। जितना स्प्रिंग जिस टेंशन से 2ky से खींचेगा वो स्प्रिंग ये धागे को भी तो खींचेगा ना, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन बदल जाती है उसकी, लेकिन यहाँ पे तो टी ऐसे ही रहता ना, तो ये टी है और ये भी टी है आपके पास में। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, अगर ये टी और ये टी है तो यहाँ पे नीचे की तरफ लगने वाला जो है ये टेंशन टी डैश ले लो, ऐसे ले लो। तो हमारी फ्री बॉडी डायग्राम कैसी बनेगी, देखो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर देखो ज़रा, ये वाला टेंशन है टी, ये वाला टेंशन है टी, और ये टेंशन आपका इधर की तरफ लगने वाला ये है टी डैश। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन कैसी बन रही टी डैश की, टी डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी बन रही है। अच्छा, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ टी, तो मैं टी की वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो टी की वैल्यू है 2ky, समझे, ऐसा है 2ky ऊपर की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स इज टेंशन ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2ky, यानी कि ये हो गया आपका 4ky, ये हो गया टी डैश। और टी डैश ने हमारे एम को सपोर्ट कर रखा है, देखो एम नीचे की तरफ है, तो टी डैश ने हमारे एम को सपोर्ट कर रखा है, दिस इज एम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एट इक्विलिब्रियम एम जी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जी ने ले सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला केस जो है ना ये एक्सेलरेशन वाला केस है, क्योंकि आप जब इसको नीचे खींचकर ऐसा वाई डिस्प्लेस करके छोड़ोगे ना तो वो वाई डिस्प्लेस करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा वो एक्सेलरेशन के साथ। तो हम बोलेंगे कि आपने उसको नीचे की तरफ खींचा तो वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाने वाला है अभी, तो आप उसको लिखेंगे एम ए इज इक्वल्स टू टी डैश, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4ky, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए लग गया माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4k/m इंटू वाई। ये फिर से हो गई अपनी इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, तो फिर हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू के डैश की वैल्यू आ जाएगी ना, टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ m अपॉन के डैश, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ m अपॉन के डैश की वैल्यू कितनी 4k, ये हमारा आंसर है।
ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने इसमें की पहली वाली इक्वेशन जो थी ना वो मीन पोजीशन वाली वो लिया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लिया कि मैंने उसको डायरेक्ट डिस्प्लेस किया। पहले वो इक्विलिब्रियम में था, मैंने एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में था पहले, उसको मान लो ऐसा। ठीक है ना, तो क्योंकि वो mg के साथ कट ही जाता है ना, इसीलिए तो फिर ये वाला मैंने डायरेक्ट वैल्यू y ले लिया। अगर मैंने इसको y डिस्प्लेस किया तो ये पुली नीचे y आती है, तो टोटल धागा कितना चेंज होता है, तो क्योंकि धागा देखो ऐसा है कि वो इनएक्सटेंसिबल है, इधर तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है इधर, तो सारा का सारा लोड किससे खींचेगा वो, यानी कि अगर इसको स्ट्रेच होना था तो वो सारा का सारा स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा। स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होता है 2Ky से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है 2y का डिस्प्लेसमेंट है, इधर y का इधर y का, 2y का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स 2Ky, रिस्टोरिंग फोर्स 2Ky, और वही 2Ky इधर भी अप्लाई होता है, क्योंकि वो 2Ky इधर से भी लेगा इधर से भी लेगा, इक्विलिब्रियम आना ज़रूरी है ना, तो इधर की फ्लोर से भी खींचेगा, इधर के मतलब ये वाले सीलिंग से भी और ये वाले सीलिंग को भी सेम फोर्स अप्लाई करता है 2Ky, तो इसीलिए ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम हो गया उसका। इस बात को समझ लो बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अ मासलेस रॉड, ये रॉड है, देखो ये है रॉड, ठीक, विच इन टर्न इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट K एज शोन इन फिगर, द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड डाउन स्लाइटली एंड लेफ्ट फ्री। इसको क्या करें, यहाँ से ये ब्लॉक को जो है तो यहाँ से लिया होगा और यहाँ तक के ऐसा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया होगा। ठीक है, ऐसा डिस्प्लेस किया होगा उसको x का या y का जो भी है और छोड़ दिया। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, अगर बहुत ही कम ऑसिलेशंस होती है तो इसका पीरियड क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये है हमारी डायग्राम, ये ओरिजिनल है और ये हमारे डिस्प्लेस्ड डायग्राम है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना आपको ब्लैक वाली, ये ब्लैक डॉटेड लाइन थी, ये वाली ओरिजिनल लाइन। ठीक है, ये मीन पोजीशन थी उसकी, तो ये है उसकी मीन पोजीशन। और फिर क्या हुआ, मीन पोजीशन से हमने उसको कितना नीचे लेकर आए, हमने उसको नीचे लेकर आए कुछ तो। ठीक है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने किया, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है x होगा। ठीक है, ऐसा किया तो इधर भी ऊपर सॉरी ये ऊपर गया है इधर, है ना, ये x ऊपर चला गया इधर, ये हो गया, तो ये नीचे आ गया इधर। ठीक है, इस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा। अब अगर ये ऐसे बना है तो मैं इसको बोलता हूँ कि डिस्प्लेस्ड एंगल कितना हुआ, तो डिस्प्लेस्ड एंगल है छोटा सा एंगल थीटा, ये एंगल है छोटा सा एंगल थीटा। और हमारे स्प्रिंग के अंदर में फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है स्प्रिंग के अंदर में kx, है ना, माइनस ऑफ kx लिखो, तो ऐसा kx होता है। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर हमने इसको वेरी स्मॉल, इफ़ ऐसा लिख सकते हैं ना अपने यहाँ पे, देखो इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हमारा जो साइन ऑफ थीटा होगा, ठीक है, वो नियरली इक्वल टू थीटा ही आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर यहाँ से, थीटा की वैल्यू नियरली हो जाती है, थीटा की वैल्यू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये कितना था दिया हुआ, ये अपने क्या दिया हुआ था, ये ए दिया हुआ था ना, है ना, ये ए था और ये बी था इधर का, ये देखो ए और बी दिया हुआ है, तो ये बी लेंथ है और ये ए लेंथ है समझो इधर की, तो हमने ए दिया इधर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होगी ये वैल्यू होगी थीटा के साथ में, ए थीटा बोल दूँ उसको, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए थीटा। ठीक है, ये है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए थीटा का। ठीक है, तो अगर ये ए थीटा का डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा फिर देखो, तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की वैल्यू ए थीटा, तो ये हो गया माइनस के ए थीटा। अरे समझे कि नहीं, ये जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब रिस्टोरिंग फोर्स मालूम पड़ गया, रिस्टोरिंग फोर्स के बाद में एक और चीज़ यहाँ पर एक्ट कर रही है और वो है टॉर्क। देखो ज़रा, यहाँ पर ये वाले पार्ट को नीचे की तरफ ले जाने वाला एक टॉर्क एक्ट कर रहा है और उसको बोलेंगे हम ये ऐसा, ये है एक टॉर्क जो कि इसको नीचे की तरफ इधर ले जाना चाहता है, और एक टॉर्क वो ऐसे एक्ट कर रहा है इधर, ये ऊपर ले जाना चाहता है इसको, ये ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाहता है ना, और ये इसको नीचे ले जाना चाहता है। तो ये टॉर्क कितना होगा, तो चलो देखो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि रीस्टोरिंग टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है अपना माइनस ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, नीचे की तरफ फोर्स हो गया, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो हमने लगा दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ए, एफ इंटू ए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस मैंने पहले ले लिया ना, तो यहाँ से सिर्फ मैं के ए थीटा लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस, ये होगा के ए थीटा और इंटू ए,
ठीक है, ऐसा हो गया आपके पास में। तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। अब टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, बट ये जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया के ए स्क्वायर थीटा। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए स्क्वायर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू थीटा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन अपनी फिर से क्या बन गई, ये वो इक्वेशन बन गई अपनी, क्या बोलते हैं उसको, SHM वाली इक्वेशन। ठीक है ना, ये SHM वाली इक्वेशन बन चुकी है हमारी। अब चलो वैल्यू देखते हैं। अगर SHM वाली इक्वेशन भी अपने पास में आ चुकी है तो हमको SHM की इक्वेशन के हिसाब से ये पता है कि एज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है। तो यहाँ से फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल गई, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमारी स्टैंडर्ड SHM है, SHM की इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली और ये वाली दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो उसमें क्या निकलता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर अपॉन आई। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए स्क्वायर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, r कितना है उसका b, तो ये हो गया mb स्क्वायर, है ना, ये हो गया वैल्यू। तो फिर क्या लिखेंगे अपन, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ओमेगा, 2 बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 और ओमेगा की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। रेसिप्रोकल करके लिखा तो कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ आई बाय आई अपॉन के ए का स्क्वायर। तो इसी को लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू हो गई mb स्क्वायर अपॉन के ए का स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल अगर इसको और अगर करने का बोलता है कुछ इक्वेशन में तो चेंज ऐसा भी कर सकते हो, 2 b बाय ए, है ना, और अंडर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है m बाय के, इस तरह से। तो ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन जो हमको बोले थे टाइम पीरियड के लिए निकालो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है टाइम पीरियड की। अब देखो नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी जाता है कभी कभी। अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h। तो इसका आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू याद रख लेना। मैं अभी निकाल कर बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला आ जाएगा तो आपने उसको स्टैंडर्ड में याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ आता है बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h onto a pan of a spring balance. The masses of the pan and spring are negligible. The force constant of spring is k and the body sticks to the pan and oscillates simple harmonically. Find time period of oscillations and amplitude of motion. ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर मुझे जो है तो स्टूडेंट्स ने डाउट्स में पूछे थे। तो अक्सर मैंने क्या कर लिया कि लास्ट ईयर के जो डाउट्स थे, रिपीटर्स के ही डाउट्स थे, मैंने वो डाउट्स को यहाँ पर ऐड कर लिया सो दैट कि आपको वो प्रॉब्लम ना आए बोलकर। तो चलो इसको समझते हैं एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है बोलकर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये होगा कि डायग्राम बनाते इसकी। देखो इस तरह की एक सिचुएशन है वो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले अगर मास की हम हाइट यहाँ से ले लेते हैं, समझो यहाँ से हाइट ले लूँगी इसकी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हाइट ले लेते हैं, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट हो गई h। ठीक है, तो h ऊपर था वो, और उसके बाद में क्या होगा, वो h ऊपर से तो यहाँ तक गिरा, उसके बाद वो क्या करेगा, हमारे इस ब्लॉक को कॉम्प्रेस करेगा नीचे तक। कितना कॉम्प्रेस करेगा, समझ लो उसने y कॉम्प्रेस किया है। ठीक है, उसने y कॉम्प्रेस किया है, y दिखना चाहिए आपको, हाँ ठीक है, ऐसा है, ये उसने y कॉम्प्रेस कर दिया। तो मैं बोलता हूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक कितना हुआ। तो आप देखेंगे कि ब्लॉक कितना नीचे आया, h प्लस वाई। ठीक है ना, h प्लस वाई नीचे आ चुका है, h प्लस वाई। तो अब क्या होता है, जब ये कॉम्प्रेस हुआ है तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है। चेंज कैसे होती है, यहाँ पर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है ब्लॉक की, है ना, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ और हमारा जो है तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ। तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ तो इसके अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है ऊपर की तरफ, F इज टू के वाई, है ना, ये आ जाता है के वाई की तरफ से। तो ये उसको दबाया गया, इसलिए ये वाला आ जाएगा उसके पास में F इज टू के वाई। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस तरह से समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी चेंज हुई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिखेंगे कि डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बराबर होगा स्प्रिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ऐसे लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कितनी स्ट्रेचिंग एनर्जी जमा होती है, तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुई, तो ये होगी mgh+y, अरे बराबर है कि नहीं, हाइट कितना चेंज हुआ टोटल, h+y का चेंज हुआ, तो mgh+y इज इक्वल टू हाफ ऑफ k इंटू वाई स्क्वायर। अरे ये स्प्रिंग की एनर्जी होती है ना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ऐसा ही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी, हाफ के वाई का स्क्वायर। तो अब ये हाफ के वाई का स्क्वायर है, तो इसको इधर ला लेंगे और इक्वेशन को ऐसा चेंज कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका के वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, और ये उधर चला गया अगर तो माइनस mgh, और ये फिर से क्योंकि यहाँ पे mgh प्लस mgy है ना, mgy माइनस के इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सब उधर चले गए तो इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो मतलब ये क्या बन गया, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है अगर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ज़रा, तो इस इक्वेशन में क्या करो, वेरिएबल को साइड कर लो, वेरिएबल को अगर साइड कर लिया अपन ने तो ky² अपॉन 2 माइनस mgy, क्योंकि y वेरिएबल है ना इसके अंदर में, ये डिस्प्लेसमेंट कौन है, y है ना, और कांस्टेंट कौन है उसके अंदर में, mgh, h कांस्टेंट है ना, ऊपर से तो कांस्टेंट हाइट से गिरा ना वो, इसीलिए तो कांस्टेंट हाइट से गिरा ये वाला, तो इसको ऐसा ले लिया अपन ने, इज इक्वल्स टू 0 लिखा, तो इसमें से वैल्यू हो गई आपके पास में a की वैल्यू कितनी हुई बोलो, वाई स्क्वायर है ना, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से a इज इक्वल्स टू, दूसरे पेंसिल k/2, b इज इक्वल्स टू माइनस mg और c इज इक्वल्स टू माइनस mg। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो हमारे पास में y के लिए रूट्स ऐसे निकलेंगे कि माइनस ऑफ b, यानी कि माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो ये हो गया माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 4a की वैल्यू k/2 और c की वैल्यू mgh माइनस का, माइनस माइनस गेट्स प्लस, और ये आ गया mgh, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। तो ये वाली इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को अगर अपने सेपरेट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mg के नीचे k ला लो, तो ये इक्वेशन इस तरह की आपकी बन जाएगी mg अपॉन k प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा m²g² लिख दो यहाँ पर इसको, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ये इसके हो गया 2k mgh, 2k mgh है ना, इस तरह से हो जाएगा, और इसके टोटल डिवीजन में आ जाएगा k, ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन में से अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको यहीं पे छोड़ देना पड़ता है, तो ऑप्शन जो आते हैं आपके वो ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। आपको इसको और चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी के इसके नीचे जाता है, के इसके नीचे जाता है, के गेट्स कैंसिल होता है, ठीक है, और इस तरह से फिर अगर के कॉमन निकालना होता है, जो भी है आप इसके आगे का सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाली आपकी इक्वेशन बन गई वाई की, समझो, ठीक है। तो वाई की इक्वेशन अगर ये बनी आपकी, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ये जो mg/k है, देखो mg/k, तो इसको स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं, याद रखने का, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये तो पहले भी आया करता था ना। अगर आप जो थे स्प्रिंग को डिप्रेस करते थे y से, तो आपने देखा था कि y की वैल्यू कितनी निकलती है, तो वो mg/k होती है ना, स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और दूसरा अपने पास में कौन बचा, दूसरा ये रूट वाला बचा, तो रूट वाले भैया को लिखो, रूट वाला देखेंगे तो mg का होल स्क्वायर है ना, mg² प्लस 2k mgh ये वाला हो गया, और इसके डिवीजन में अंदर चला गया तो इसके रूट के अंदर चला गया सब, तो k² हो जाएगा, बाहर रहा तो k रहेगा, ठीक है, बाहर रहा तो k रहेगा, अंदर गया तो k² हो जाएगा रूट के अंदर जाकर, और ऊपर के डिवीजन में आ जाएगा। इट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो, बस आपको मेथड समझना है कैसे सॉल्व किया गया है। तो
बस आपको मेथड समझ में आ गया तो दैट्स ऑल। और फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, ये वाला फॉर्मूला ऐसे रहेगा। ठीक, देखो ज़रा उसकी डायग्राम फिर से बना दी मैंने। ये वाला था हमारा ओरिजिनल लोकेशन, यहाँ से मास ऊपर से आकर इस पर गिरा और वो स्टिक हो गया। वो स्टिक होने के बाद में ऐसा हो गया, उसने उसको कॉम्प्रेस किया कितना नीचे, y का। ठीक है, तो ये जो y है ये टोटल एम्पलीट्यूड नहीं है, ये y तो कॉम्प्रेशन है स्प्रिंग का। तो ये देखो कॉम्प्रेशन यहाँ तक हुआ, नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक कॉम्प्रेशन हुआ। उसके बाद में स्प्रिंग का जो पैन है, ये पैन आपका ऊपर उठता है, ये एम्पलीट्यूड है एक्चुअली। ठीक है, ये वाला था आपके पास में, ये एम्पलीट्यूड आया, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये देखो ये मीन पोजीशन की शिफ्टिंग है, ये ओरिजिनल लोकेशन थी उसकी, ओरिजिनल लोकेशन से वो नीचे तक के आ गया, तो ये हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ तक के एम्पलीट्यूड में वो ऑसिलेट करेगा समझो। और हम देखेंगे अगर तो ये होता है mg/k, दिस इज़ mg/k। इस इक्वेशन को mg/k बोलते हैं। यहाँ पर जो उसकी ओरिजिनल वाली जो लोकेशन थी, देखो ये वाली, ये वाले ओरिजिनल, तो इसीलिए मैंने ओरिजिनल को रेफरेंस बनाया। ओरिजिनल के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो कितना नीचे आया, तो वो mg/k नीचे आया है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और ये वाली जो है ये मीन पोजीशन है, ये नीचे वाला पॉइंट, ये वाली पॉइंट को मीन पोजीशन बोला जाता है। बस क्लैरिटी ऑफ आपको कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, बाकी तो क्या है, सॉल्व हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है। सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ मास m एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, हाँ, स्लाइड्स स्मूथली इनसाइड अ लॉन्ग सिलेंडर क्लोज्ड एट वन एंड। ये देखो ये एंड पर क्लोज किया हुआ है और ये आपका पिस्टन है, पिस्टन, पिस्टन, ये पिस्टन है। ठीक, ये पिस्टन आपका मूव करता है अंदर की तरफ में। और ऐसा दिया हमको कि सर्टन मास ऑफ गैस इसके अंदर में एनक्लोज्ड है, ये वाली मास ऑफ गैस है इसके अंदर में। द सिलेंडर इज केप्ट विथ एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा हुआ है। इफ़ द पिस्टन इज डिस्टर्ब फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये देखो एक्स अगर आपने उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करे तो इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन हार्मोनिकली, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमको ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। ये है कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है, तो यहाँ से अभी जो अपना सेक्शन शुरू हो रहा है, अभी स्पेशल केसेस का सेक्शन शुरू हो रहा है कि इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों के ऑसिलेशन हमको देखना पड़ेगा। पानी के अंदर में डब्बे का ऑसिलेशन, और जो है तो अर्थ के अंदर में डिग करा अगर एक टनल तो उसमें ऑसिलेशन वगैरह, ये सब देखना है। देखो इसमें से बहुत सारे केसेस स्टैंडर्ड होते हैं, तो अपने को मालूम है कि समझ लो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। थोड़ा सा लेंथी जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझ में आता है। ठीक है, देखो ज़रा, अगर P प्रेशर और वॉल्यूम रहता अपने पास तो क्या करना, गैस के लिए हमेशा प्रेशर वॉल्यूम ले लेना। प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन कौन सी है अपनी, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन। ठीक है ना, ये ऐसे हो गई, तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। तो PV अगर इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास में आ जाएगा P इंटू DV प्लस V इंटू DP इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो इसमें से DP निकालो। तो इसमें से आप निकालेंगे, ओए DP ऐसे निकाल लिया, ये उधर चलेगा PdV, तो ये हो गया माइनस PdV, है ना, माइनस PdV अपॉन V। अरे है कि नहीं, ये DP की वैल्यू, अरे देखो ना, इसको उधर उधर करके लिख लो बस। तो ये वाली इक्वेशन हो गई आपकी DP की इक्वेशन हो गई। तो DP की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बनाकर याद रख लो बेटा। ठीक है, याद रख लिया, अच्छा ठीक है। अब क्या कर लेते हैं अपन ने डिस्प्लेस किया है पिस्टन को डिस्प्लेस किया x से, यहाँ पे मान लो। ठीक है, और पिस्टन का मास होगा कुछ, तो भी क्या दिया है, मास m है ना, सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ मास m। ठीक है, ये मास m दिया है, तो ये मास m से इधर जाता है समझो। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इफ़ समझो पिस्टन जो है, पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है, इफ़ पिस्टन डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बोला है अपने को, तो स्लाइटली भी ले लो बाय x। अगर x से आपने उसको डिस्प्लेस किया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना चेंज हुआ होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू होगी एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे देखो ना, यहाँ से यहाँ तक के चेंज आए तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा ना, इतना सेक्शन वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा इंटू ये क्या है, एरिया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये एरिया लिखा हुआ है, अंदर में दिख रहा नहीं हो असल में, लेकिन वो है एरिया, ऐसा है वो। तो एरिया इंटू ये वाला x, तो ये होगा आपके पास में चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा लिख लिया चेंज इन वॉल्यूम। ओके देन, ठीक है। अब देखो जरा, चेंज इन वॉल्यूम लिख लिया है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रेशर इंटू एरिया। चेंज इन प्रेशर कितना है, DP इंटू एरिया, है ना, चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया।
तो अगर मैंने डी पी की वैल्यू लिखा तो डी पी की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस ऊपर से लिखो ना तो पी डी वी है ना, पी डी वी अपॉन वी ये हो जाता है इनटू एरिया, ऐसे हो जाता है। ओके, इसको एरिया लिख दिया अपन ने। तो ये वैल्यू तो अपनी एक्स आने वाली दिख रही है मन ने, डी वी बाई डी डी ए, ये वाला इक्वेशन से अगर मिला है इसको तो देखो ज़रा मिलाते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 से लिख दिया, पी डी वी ये हो गया अपने पास में। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना फिर अपन, डी वी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स और नीचे वॉल्यूम, तो इसको लिखा पी और ये हो जाएगा अपना ए, पी ए, डी वी की वैल्यू लिखो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम का वैल्यू लिखो, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम ये देखो, ये कितना है एच और ये कितना है ए, है ना, ये ए है ना, एरिया इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ए एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये तो डी वी की वैल्यू है, ये डी वी तो ये यहाँ का है भाई, अरे ये जो चेंज हुआ है वॉल्यूम वो उसका है। ठीक है, ऐसा है, उसका डिफ्रेंशिएट नहीं करा हुआ है वो। तो ये हो जाएगा आपके पास में एरिया, नीचे वॉल्यूम को लिखेंगे तो ये आ जाएगा एरिया इंटू हाइट, और ये आ जाएगा आपके पास में इंटू एरिया। एरिया कितने बार यूज़ हुआ है, पी डी वी इंटू एरिया। तो फाइनल वैल्यू क्या बच रही है अपने पास में, ये एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू बच रही है अपने पास में एफ इज इक्वल्स टू पी ए, ये वाला पी ए बचा, ए ने को मार दिया, पी ए बाय एच माइनस ऑफ पी ए बाय एच इंटू एक्स, यानी कि ये फॉर्म अपने को ऐसा दिख रहा है ना, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, उसमें से पी ए बाय एच कॉमन हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब कॉमन नहीं कांस्टेंट हो गया। तो पी ए बाय एच अगर कांस्टेंट है, ये नहीं, ऐसा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया अपना। तो अगर ये एस एच एम है, मतलब ये एस एच एम तो समझ में आ गया ना, तो एस एच एम अगर समझ में आ गया तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये फोर्स की जगह पे आ जाएगा मास ऑफ पिस्टन, एक्सेलरेशन उसका इज इक्वल्स टू माइनस पी ए बाय एच इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली, कितनी वैल्यू निकली एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस पी ए बाय कैपिटल एम एच, है ना, इंटू एक्स, ऐसी वैल्यू निकली। और अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, बट एस एच एम के अंदर में, एस एच एम के अंदर में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ करता है। ठीक है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एच होता है, एक्स होता है। तो यहाँ से ले लेंगे अपन, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पी ए अपॉन एम एच, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी ए अपॉन एम एच। तो यानी कि आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई और रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा, ओमेगा का रेसिप्रोकल आ गया महाराष्ट्र जी, महाराष्ट्र, और ये आ गया अपने पास पी ए। अरे हाँ कि ना, समझे, समजलं का बाळांनो। देखो सेकंड केस है हमारा ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। अब ये जो पहले फ्लोटिंग बॉडी आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला बॉडी जो है तो इक्विलिब्रियम में, इसमें इक्विलिब्रियम में क्या होता है मालूम है आपको, ये हमारा ये इसका है ना बॉयंट फोर्स का, मतलब क्या हो जाता है इसके अंदर में वेट ऑफ बॉडी जो है ना, वेट ऑफ बॉडी बैलेंस हो जाती है आप थ्रस्ट के साथ, है ना, आप थ्रस्ट यानी कि बॉयंट फोर्स, आप थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स बोलते हो, उसके साथ में बैलेंस हो गई। उसके बाद आपने क्या करे, वो फ्लोट कर रहा था अच्छे से, मास एम है उसका, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी रो है समझ लो, ठीक है, ऐसा है, डेंसिटी उसकी रो है, रो नहीं रो इसको मत लो, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बताया उसने, ये देखो ना नीचे दिख रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पे उसने बताया कि नीचे लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो है समझो। तो हमारे ब्लॉक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है, उसका मास एम दिया है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब हमने अगर ब्लॉक को वाई डिस्प्लेस किया नीचे, इफ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय वाई, अगर वाई से उसको डिस्प्लेस किया आपने समझो, तो क्या हो जाएगा, स्लाइटली वो नीचे चला गया मीन पोजीशन से, तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा देखो, तो हम लिखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स आएगा उसके ऊपर में, क्योंकि बॉयंट फोर्स क्या करेगा उसके ऊपर, बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा फिर, तो बॉयंट फोर्स बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि ये केस में वो इक्विलिब्रियम में था, जैसे आप नीचे उसको प्रेस करोगे तो बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, बॉयंट फोर्स उसको ऊपर ढकेलेगा फिर, तब क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसके ऊपर, रिस्टोरिंग फोर्स ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा उसके ऊपर में
बॉइंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शायद, बॉइंट फोर्स, हमेशा आप थ्रस्ट लिखे तो बॉइंट की स्पेलिंग भी भूल गया मैं। अब जो उसको अपन ने एक्स्ट्रा नीचे डिप करे ना, एक्स्ट्रा डिप्ड पोजीशन समझो ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की एक्स्ट्रा डिप पोजीशन के ऊपर में जो लगने वाला बॉइंट फोर्स है वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स बन जाता है। तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा ये, अब ये कितना गया एरिया इंटू वॉल्यूम, कितना नीचे गया उसका एरिया इंटू वाई, तो ये हो गया वॉल्यूम वी सिग्मा जी ना, ऐसा हो जाता है वी रो जी आ जाएगा इस केस में, क्योंकि डेंसिटी उसने क्या दिया तो ये ए वाई हो जाएगा, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, लिक्विड की डेंसिटी रो दिया और जी दिया, अगर नीचे सिग्मा देता था तो वी सिग्मा जी। बॉइंट फोर्स का जो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी सिग्मा जी, तो सिग्मा की जगह रो आ गया, वी की जगह पे एरिया इंटू वाई आ गया, ठीक है इस तरह से। तो अब इसमें से एक्सेलरेशन ये कितना है, रिस्टोरिंग फोर्स बोले तो फोर्स बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर अपन, एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, है ना, फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ पे फोर्स लिखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास में फोर्स बोले तो ए रो जी अपॉन मास इंटू माइनस ऑफ वाई, ये वाई माइनस के साथ आ गया। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन अगर आपकी ऐसी आई है तो हमारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, वो तो एसएचएम की इक्वेशन है ना, और सोहम कहाँ है, सोहम बुलाओ उसको, सोहम की इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, तो ये आपका एक्स की जगह पे ये आ गया वाई, ठीक है ना, तो इसको ओमेगा स्क्वायर वाई के फॉर्म में लिख लो, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, वही तो वैल्यू है। तो अगर फिर ये वाला है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए रो जी बाय एम, है ना, ए रो जी बाय एम, जो भी मास दिया होगा, मास कैपिटल एम दिया स्मॉल एम दिया जो भी है वो सेट कर लो आप, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए रो जी बाय मास, है ना, देयरफॉर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ रेसिप्रोकल बोले तो एम बाय ए रो जी, ए रो जी, अरे आणखीन एक क्वेश्चन झाला भाऊ, इसका इक्वेशन भी समझ में आला भाऊ, गुड। देखो अब एक और देखो, अपना यहाँ केस है, थर्ड है या फोर्थ है जो भी है, ऑसिलेशंस ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब, है ना, यूट्यूब गूगल का यूट्यूब, तो ये है यूट्यूब के अंदर ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड, मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम में था लिक्विड और ये दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सेम लिया मैंने, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको कंडीशन क्या होती है अगर ये बदल गया तो ये हो जाएगा एरिया अगर सेम है दोनों यूट्यूब का, इसके अंदर लिक्विड है ऑफ मास m, समझ लो ये मास m लिखा हुआ है, ये लिक्विड का मास हो गया, और उसके बाद में क्या हुआ, इसको हमने जो है तो डिस्प्लेस किया कितने से, y से। अगर आपने इधर जैसा नीचे y नीचे भेजा, इसको इधर आपने y नीचे भेजा तो क्या होता है, ये y ऊपर गया, देखो ऊपर गया y, मीन पोजीशन ये है उसकी, ये डॉटेड लाइन जो है ना ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से y ऊपर गया, इधर y नीचे गया, तो देखो अनबैलेंस लिक्विड कितना हुआ, ये वाला, ये अनबैलेंस लिक्विड है, ये अनबैलेंस लिक्विड कितना हो गया, देखो ये नीचे का लेवल, ये नीचे का लेवल, बॉटम वाले लेवल को रेफरेंस बनाना ऐसे सिखाया था मैंने आपको यूट्यूब वाले क्वेश्चंस के अंदर में, तो बॉटम वाले लेवल को रेफरेंस बना दिया अपन ने, तो ऊपर कितना हो गया, ये अभी ऊपर y का और ये y का, यानी कि 2y का लिक्विड हो गया, ये एक y है ना आपका, ये एक y और ये एक y, ठीक है, ये एक y, तो ये 2y का लिक्विड आपका जो है तो ये अनबैलेंस्ड लिक्विड हुआ। तो अपन क्या सोच सकते हैं, ये अनबैलेंस लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स बनाएगा, ये वाले आर्म पर, ठीक है, लेफ्ट आर्म नीचे गया हुआ है तो राइट आर्म के ऊपर वो क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स बनाएगा ऐसा, ठीक है, अगर वो फोर्स इसके ऊपर बनाता है वो फोर्स इसको ढकेलेगा लिक्विड को, और फिर ये लिक्विड इधर ऊपर जाएगा, ठीक है, ये लिक्विड इधर भी ऊपर जाएगा, इनर्शिया पे आके रुकेगा नहीं, उसके इनर्शिया की वजह से, सॉरी मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से वो वाई ऊपर जाएगा इधर भी, और ये ऐसा छप छप चलता रहेगा इसका, इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसा। तो ये चलो इसको देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कितना होगा, देखो ज़रा, तो ये हो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स समझो इज इक्वल्स टू, तो लिखते हैं माइनस ऑफ फोर्स बाय, समझो 2y लेंथ है ना, हाइट 2y हाइट ऑफ लिक्विड, 2y हाइट ऑफ लिक्विड ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये लिक्विड का 2y की हाइट का लिक्विड जो हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, है ना, प्रेशर इनटू एरिया भी लिख सकते हैं इसको, प्रेशर इनटू एरिया लिखा तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, अब ये इसकी वजह से कितना प्रेशर बनता है तो 2y रो जी, है ना,
2y रो जी का प्रेशर बनेगा 2y, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी, लिक्विड की डेंसिटी ले लो रो, और ये हो गया g, ठीक है, ये हो गया उसका प्रेशर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पिछले केस में भी लिए थे ना अपन ने वैसे ही, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड की डेंसिटी रो हो गई, तो 2y रो जी ये हो चुका है इनटू एरिया, ठीक है, ये हो गया एरिया, ये हो गया रेस्ट के साथ में। अपने को भी थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा ऐसा लगता है, बाहर वाले इतना शोर मचाएं तो हम क्यों खामोश बैठे, है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेस्ट है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे को एरिया से डिवाइड कर, इसको पूरे को मास से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2y, है ना, 2y रो जी, और ये आ गया a, और इसके नीचे आ जाएगा मास, ठीक है ना, ये आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया। तो इस इक्वेशन में से अगर आपने y को साइड कर दिया तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें से 2 रो जी ए बाय एम इंटू माइनस ऑफ वाई, तो ये अपनी इक्वेशन बन गई एस एच एम की इक्वेशन से, एस एच एम, सो हम भैया की इक्वेशन जैसी बन गई है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, ऐसी इक्वेशन बन गई। ये देखो माइनस इसके साथ चलेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई फिर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर बन चुकी है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं ना अब तक, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन चुकी है 2 0 a/m, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। और ओमेगा बोले तो ये सब रूट में चलेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 अंडर रूट ऑफ m, इसका रेसिप्रोकल ना, m/2 रो जी ए, इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, अरे समझे कि नहीं बात को, ये वाली इक्वेशन हो चुकी है हमारी, इसको हाईलाइट कर देते हैं, बस ख़त्म, ये वाली इक्वेशन बन गया आपकी, याद रख लो इसको। तो ये वाली इक्वेशन बन चुकी है, ये क्या है आपका यूट्यूब के अंदर में ऑसिलेशन। तो पहले वाला कौन सा था, पहले वाला था कि एक बॉडी फ्लोट कर रही है ना, बॉडी फ्लोट कर रही है उसका था, और दूसरा वाला क्या हो गया, ये यूट्यूब का ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद की केसेस में सारे आपको ऐसे डिराइव करके नहीं बताता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग, मैं आपको डायरेक्ट केसेस बताते हैं, तो स्टैंडर्ड केस, तो ये हमारे देखो बाकी के केसेस, वेरियस केसेस में ऑसिलेशन कैसे होता है, बहुत सारे केसेस स्टैंडर्ड, उसके अंदर ऑसिलेशन कैसे होता है। देखो ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, तो फ्लोटिंग सिलेंडर का अगर लेंथ L होता है, L अंदर गया है ना वो, अभी अपन ने देखो फ्लोटिंग सिलेंडर वाला ही केस लिया था, देखो यहाँ पर है ना, ये वाला फ्लोटिंग वाला ही केस था ये, इसके अंदर में अपना ये वाला मास के साथ में आया था, m/a रो जी वाला केस आया था, है ना। तो वैसा ही सिस्टम ऐसा हो सकता है यहाँ पर, SHM ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर, अगर सिलेंडर L अंदर जो है तो डिप है लिक्विड के अंदर में, टाइम पीरियड उसका होता है 2π√L/g, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करना है, इसके डेरिवेशंस के पीछे जाओ मत, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। तो देखो फिर इसके अंदर में दूसरा हो जाएगा SHM ऑफ अ बॉल इन अ नेक ऑफ एयर चैम्बर, अगर ये एयर चैम्बर है, नीचे गैस होती है क्योंकि, ठीक है ना, और ये आपका बॉल जो है तो यहाँ पर ऑसिलेट अगर करता है, एक बॉल आपने ऐसे उसको नीचे की तरफ में ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे उसको, तो ये अगर नीचे की तरफ क्या होगा, हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेस हुआ है, समझो इतना, और ये डिस्प्लेस हुआ है अगर, तो डिस्प्लेस होने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पर मास ऑफ द बॉल m ले लो, ठीक है, ये m हो गया मास ऑफ द बॉल, और v इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर चैम्बर, ठीक है, नीचे का वॉल्यूम दे दिया एयर चैम्बर का, a इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेक, ये वाला, ठीक है, ऐसे ले लिया, और ई इज़ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/a, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, mv/e, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस के साथ में लिया हुआ क्वेश्चन है। ओके, दूसरा देखो, SHM ऑफ अ बॉल, स्मॉल बॉल रोलिंग डाउन इन हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर में अगर ये जो है तो इस तरह से ऑसिलेट करता है इधर में, तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना है, कैपिटल R जो होता है ये है आपका रेडियस ऑफ द बाउल, और जो छोटू r होता है वो आपका रेडियस ऑफ द बॉल होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का अलग से याद रखने का, और इसकी वैल्यू 2π कैपिटल R-R/g, ग्रेविटेशन में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, तो मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा आपको ये कैसे होता है। उसके अंदर में ग्रेविटेशन में आता है, सर्कुलर मोशन में आता है, एक इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा है, वो इंसेक्ट फिसल कर गिरता है, वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे ये केस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में सस्पेंडेड वायर है अगर समझो, तो उसका ऑसिलेशन कैसे होता है, तो उसका ऑसिलेशन निकालने का, ये तो ऑसिलेशन में अपन ने देखा था ना, ऑसिलेशन के अंदर देखा था कि ये उसके ऊपर में फोर्स लगता है, फोर्स कितना होता है m/, यहाँ पे k निकाला हुआ है, देखो फॉर्मूला क्या होता है अपना, t इज इक्वल्स टू 2π√m/k होता है ना, ठीक है। तो अपना इलास्टिसिटी के अंदर k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है YA/L, है ना, ये होती है, बस ये पुट कर दिया उसने, खत्म, और कुछ नहीं किया, ठीक है, YA/L पुट कर दिया। उसके बाद ये अपने पिस्टन वाला केस देखा, देखो पिस्टन वाला केस SHM ऑफ पिस्टन, ये आया अपना MH/π, है ना, ये आया था ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अपने डिराइव करे अभी, तो ये वाला केस अपन ने SHM का देखा। अच्छा ये नया है, देखो इसमें क्या है, SHM ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, अब ये क्यूबिकल ब्लॉक है अगर समझो, तो क्यूबिकल ब्लॉक ऐसा अगर आपने डिस्प्लेस किया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, देखो इसका
शेयरिंग स्ट्रेन, इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेन आ जाता है। तो यहाँ पे अपने उसको x का डिस्प्लेसमेंट किया है इधर वाला, तो इसका रिजिडिटी मॉड्यूलस होगा ना, आई थिंक हाँ, ईटा रिजिडिटी मॉड्यूलस है इसका, मास ऑफ ब्लॉक और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब आपने ऐसा ले लिया L, तो इसका फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय ईटा L याद रखने का। अच्छा, ग्रेविटेशन में फिर ये दो केस भी आने वाले, देखो ये वाले दोनों केसेस ग्रेविटेशन में, कि अगर आपने टनल डिग किया, अगर है ना, टनल अगर आपने डग किया अलोंग द एनी कॉर्ड ऑफ द अर्थ के कोई भी कॉर्ड पे, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ज्योमेट्रिकली नेम होता है इसका, इसको कॉर्ड बोला जाता है, ये वाली लाइन को। ठीक है, जो कि हमारे स्फीयर के एक या सर्कल के जो है तो एक कॉर्नर पे होती है इधर में। तो इसके अंदर फार्मूला याद रख लो, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी। अब ये मैं फार्मूला निकाल कर नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं अपन उसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, और वो अपन ने पढ़े हुए नहीं है अभी, तो आपको समझेगा नहीं, डेरिवेशन में पूरी करवा दूंगा इसकी, लेकिन आपको समझेगा नहीं, इससे छोड़ दिया मैंने इसको ग्रेविटेशन में डील करते हैं। ठीक है, ये दोनों वाले केसेस, बस इसका फॉर्मूला दोनों का एक ही है, याद रख लो बस। 84.6 मिनट क्या होता है मालूम है कि ग्रेविटी, क्योंकि ज़मीन की अर्थ में ग्रेविटी ज़ीरो है, ग्रेविटी ज़ीरो है, और यहाँ पर ग्रेविटी मैक्सिमम है अर्थ के जो है तो ये वाले सरफेस पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। तो ये वाले केस में भी देखो, इधर वाले केसेस में अगर आपने सेंटर में अगर उसको अर्थ में अगर एक टनल डिग किया अगर, तो उसके बाद में क्या होता है, आप यहाँ से जब एक ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ोगे तो नीचे जाएगा। ठीक है, वो नीचे जाना शुरू होगा, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ग्रेविटी जीरो होगी, वो इनर्शिया की वजह से रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो पास हो गया, लेकिन पास होने के बाद अब वो इधर की सरफेस वापस नहीं आएगा, इधर डिस्टेंस कम दिख रहा है तो इधर चल जाएगा, क्योंकि इधर भी जो सरफेस है उस पर ग्रेविटी जो है तो मैक्सिमम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ऐसा है। तो इसीलिए क्या होता है, ये इधर चला जाता है, फिर इधर से वो बाहर निकलता है। अभी ग्रेविटेशन में जाएंगे ना अपन, तो यहाँ पे केस एक भी ये भी आता है कि वो इधर से कितना बाहर निकलता है, h हाइट बाहर निकलता है वो इधर, फिर इधर से वापस इधर आता है, फिर इधर भी ऊपर जाता है, h हाइट तक बाहर जाता है, एच हाइट तक वापस जाके फिर नीचे गिरता है। तो इस तरह का ऑसिलेशन इसका चलता रहता है। ठीक है, तो ये वाले दोनों फॉर्मूले याद रख लो। एसएचएम वो कोनिकल पेंडुलम, एल कॉस थीटा बाई जी वाला फॉर्मूला, ये वाला तो कोनिकल पेंडुलम पहले बताया मैंने आपको। और एलसी ऑसिलेशन जो होता है एसएचएम का, ये आपके ईएमआई सेक्शन के अंदर है, ईएमआई एसी के अंदर में। तो उसका फॉर्मूला तो डायरेक्टली 2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपने। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ये वाली जो होती है ना इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझे बात को? ठीक है, तो इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रख लो बस। अब देखो एक स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन ऐसा है कि अपने को दिया कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, मान लो ऐसा बड़ा ब्लॉक लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे लगा दिया, और ये ब्लॉक यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऑसिलेट करता है। अब अपन ने क्या करे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेकिन अपन ने क्या करे, यहाँ पर एक गोली चलाए, ठीक है, और वो बुलेट है ऐसी, ठीक है, और वो बुलेट आकर, बुलेट का मास जो है तो छोटू m होगा समझो, और बुलेट की वेलोसिटी समझ लो v0 है, ये v0 है बुलेट की वेलोसिटी। हाँ, बुलेट, रॉयल एनफील्ड नहीं, ये वाली छोटी सी बुलेट, बंदूक की गोली, ठीक है, ये वाली आई, और ये बुलेट आकर फिर क्या होती है, इसके अंदर में ऐसे गड़ जाती है, ठीक है, एम्बेड हो जाती है, इसको एम्बेड होना बोलते हैं। अगर ये बुलेट इसके अंदर एम्बेड हो गई है तो ये हो जाता है टोटल इन इलास्टिक कोलिजन, टोटली इन इलास्टिक, टोटली इन इलास्टिक कोलिजन। अब अगर ये टोटल इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आगे तो चला जाएगा, यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो आगे तो चली जाएगी, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक कितना था m, और ये छोटा m, दोनों भी ऐड हो गए, दोनों मासेस ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बात से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आगे आ चुके हैं। अब ये आगे आ चुके हैं तो कितना आगे आया है, तो अपन बोलते हैं कि उसको अगर समझ लो ये इसकी मीन पोजीशन थी, तो यहाँ से यहाँ तक आगे आया है, समझ लो यहाँ पे, तो ये एम्पलीट्यूड होगा उसका समझो। ठीक है, और इस जगह पे अब वो जाएगा उसकी, आप किसी भी मुकाम पर इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या कंजर्व होता है, अगर आप यहाँ पर अगर एनर्जी कंजर्व करते हो तो बिल्कुल गलत है। काइनेटिक एनर्जी बोल दिया आपने, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m + mv², अगर ऐसा ले लिया तो गलत है। एनर्जी कंजर्वेशन अगर आपने लगा दिया तो भैया बिल्कुल ही गलत तरीका है, ये होगा ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है, ये बात को याद रखने का। अब मोमेंटम अगर कंजर्व होता है तो इक्वेशन अपनी क्या बन सकती है, मोमेंटम कंजर्व हुआ तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन सकती है, देखो हिंट देके छोड़ देता हूँ आपको, बाकी का कैलकुलेशन आप कर सकते हो खुद से।
देखो मोमेंटम कंजर्व होता, आप लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू टोटल मास बुलेट प्लस ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना। ये ब्लॉक की वेलोसिटी है, ये बुलेट की वेलोसिटी थी, ये ब्लॉक की वेलोसिटी v, ठीक है। तो यहाँ से v का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, v इज इक्वल्स टू m, ये वाला v इज इक्वल्स टू छोटू m ना, बड़ा नहीं, छोटू m v नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस छोटू m, ठीक है। ऐसे निकल गया। और अपने को मालूम है कि अगर समझ लो ये जब आके यहाँ पर बस कोलाइड करा था, तो हम अगर इसको मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन है हमारी, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा इधर में, इधर का ऑसिलेशन अभी करेगा। तो मीन पोजीशन पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू होती है हमारी ए ओमेगा, है ना। हमारी वैल्यू जो होती है ए ओमेगा होती है। तो हमने लगा दिया कि अगर ये वैल्यू ए ओमेगा है तो ये वाली इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन को, ए ओमेगा वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हुई है, यानी कि कोलिजन के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन आपका मोमेंटम कंजर्व हुआ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अपने को वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मिली। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के साथ में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक यहाँ पे सबसे कम हो जाएगी, यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया ना, फिर तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसीलिए आपको लेना पड़ेगा ए ओमेगा इज इक्वल्स टू दिस वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी के साथ में ले लेने का उसको, ठीक है। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन में यहाँ पहुँच गए, यहाँ तो वेलोसिटी जीरो होगी ना भैया उसकी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, मतलब उसकी यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी ना, इसीलिए अपन ने ए ओमेगा लिख दिया उसको, ठीक है। अब ए ओमेगा अगर आपके पास आ गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता था 2 पाई अंडर रूट ऑफ, है ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस छोटू m अपॉन k। अगर आपके पास में ये वाला फॉर्मूला भी है, अगर ये वाला फॉर्मूला है तो इसमें ओमेगा निकलता ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर लिख देता मैं डायरेक्ट, k अपॉन m प्लस m। अरे इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ चिपकाया है ना अपन ने, अरे है कि नहीं, तो फिर अब तो ये तो लिखना आ गया ना अपने को ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आपको मिल गया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू या ओमेगा निकाल लो और उसको रूट में डाल दो और ओमेगा निकाल लो, ऐसा ओमेगा निकल गया। अब ये ओमेगा को ले जाके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो और एम्पलीट्यूड निकाल लो। देखो ये इक्वेशन लो, ये इक्वेशन को लिखेंगे आप m v नॉट अपॉन m प्लस छोटू m इज इक्वल्स टू a, और ओमेगा की वैल्यू कितनी, रूट ऑफ k अपॉन m प्लस छोटू m। देखो फिर इसमें से एम्पलीट्यूड निकाल लो, तो इसकी इक्वेशन कर देंगे आप स्क्वायर, तो ये हो जाएगी m स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर और यह आ जाएगा आपके पास में k अपॉन m प्लस m, ठीक है। तो इसने इसको एक बार मार दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में फिर एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकल गया। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू जब आप रूट में डाल दोगे तो रूट में नहीं जाएंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन के एम प्लस एम, है ना। ये तो ये रूट में चला जाएगा और के जो है ये भी रूट में चला जाएगा, तो नीचे आपके पास में रूट आ जाएगा के और ये आ जाएगा एम प्लस एम, इस तरह से। दिस इज़ योर इक्वेशन, दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आपको एम्पलीट्यूड निकालने का था, एम्पलीट्यूड कितना होगा बुलेट टकराने के बाद, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपके पास में, अरे समझे कि नहीं बात को, है ना। ऐसे हो जाता है इक्वेशन, बस ऐसे ही निकालते हैं इसको। एक और क्वेश्चन बता दो, देखो स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फेज़र से सॉल्व होगा हमारे पास में। देखो फिर से लोगों को फेज़र याद आ जाएगी, है ना, डरावनी बातें जल्दी याद आ जा रही। फेज़र इज़ द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व और वेरी बेस्ट मेथड है वो, फेज़र से डरना नहीं बेटे। देखो ये मास है, में इसका के आपने वैल्यू ले लिया। अब हुआ ये कि समझ लो आपने इसको जो है तो कॉम्प्रेस किया और रिलीज़ किया। इफ़ स्प्रिंग compressed and released, स्प्रिंग इज compressed and released। अगर आपने उसको compress करके रिलीज़ किया तो देखो क्या हो जाएगा, आपने उसको कुछ तो compress किया था और रिलीज़ कर दिया आपने, तो होता ये है कि समझ लो यहाँ पे अपन उसकी डायग्राम फिर से बना देंगे ऐसी। ये हो गई डायग्राम उसकी, ठीक है, ऐसा बना दिया। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ कि समझो उसकी जो मीन पोजीशन थी,
ये उसकी मीन पोजीशन थी समझो, है ना, ये मीन पोजीशन थी और यहाँ से वो यहाँ तक गया है। अगर वो यहाँ तक गया तो ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड, है ना, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम यहाँ तक गया है वो, ऐसा गया है, एम्पलीट्यूड यहाँ तक गया है वो। अगर वो एम्पलीट्यूड इधर तक गया तो इधर वापस भी तो एम्पलीट्यूड तक आएगा। चलो इस डायग्राम को मैं आपको ऐसे बना कर दिखाता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। अगर मैं ब्लॉक को इधर पहुँचा दे, ये एम्पलीट्यूड इधर है तो ये भी एम्पलीट्यूड इधर होगा, देखो इधर भी तो एम्पलीट्यूड होगा, तो मैंने ब्लॉक को यहाँ तक दबा दिया है ऐसे, ये देखो ऐसे कॉम्प्रेस कर दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। ये ब्लॉक को हमने कॉम्प्रेस कर दिया और छोड़ दिया, वो रिलीज़ कर दिया, तो वो कॉम्प्रेस होने के बाद वो निकलेगा। अब वो निकल के भागेगा, देखो ये है उसका मीन पोजीशन, सॉरी ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम है नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस ए और ये प्लस ए, ठीक है। इस तरह का आपके पास में केस है। बट अब ये सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि जीवन में एक दीवार आ गई, देखो ऐसी। उसने क्या करा, एक वॉल डाल दिया बीच में और अपने को बोला कि ये एक वॉल है जो कि यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर है। तो हमारा जो ब्लॉक है वो एम्पलीट्यूड इधर तो पूरा कर रहा है, लेकिन जैसे ही इधर मीन पोजीशन पे आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, यहाँ जाकर इससे टकरा जाएगा, इससे टकरा कर वो वापस हो जाता है। तो अपन इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यहाँ पर हमेशा नहीं होगा, दिया हुआ है, ये गिवन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है अपने को, ठीक है। समझो क्वेश्चन ऐसा है, अपन ने डिज़ाइन ही ऐसा किया क्वेश्चन को। ई की वैल्यू 1 कर लो, कौन सा रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट है ना, रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट को 1 कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से वापस चला जाएगा। तो मतलब हमारा ब्लॉक यहाँ आता है ऐसे एकदम, और ये स्पीड में टकराता है और उसके बाद में एकदम से फ़ौरन से पलट जाता है। अगर फ़ौरन से पलट जाता है तो हमको बोला है कि टाइम पीरियड निकालो, फाइंड टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि वैसे तो अगर ये ऑसिलेशन करता है तो वैसे तो टी होता है ना टाइम पीरियड, लेकिन अब क्या होगा ऐसा बोला अपने को। तो चलो इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट को अगर समझना है तो हम क्या कर लेते हैं, ये मीन पोजीशन ऐसा बना देते हैं, मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारा ऑसिलेशन का पाथ, ठीक है, पाथ ऑफ ऑसिलेशन। तो हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है मालूम है, ये एक्सट्रीम से निकला और पार्टिकल हमारा निकला यहाँ से यहाँ तक बराबर आया एकदम परफेक्ट। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर वो यहाँ से यहाँ तक भी आया, लेकिन अब क्या हुआ, अच्छा एक मिनट, हम ऊपर की फिगर से रेफरेंस लेकर अगर बनाना चाहते हैं तो हमारा पाथ ऐसा होगा, ये ऑसिलेशन का पाथ होगा। ऊपर की फिगर से रेफरेंस ले रहा हूँ मैं जस्ट, इसलिए मैंने रब कर दिया उसको, देखो दोबारा से, ये हमारा पाथ ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है, दिस इज हमारा पाथ ऑफ ऑसिलेशन, और ये है मीन पोजीशन, ठीक है, ऐसे मान लिया। दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम, पार्टिकल हमारा निकलो और यहाँ पर वॉल डालो उसको, ऐसे आगे वॉल, ठीक है। हमारा पार्टिकल यहाँ से निकला एक्सट्रीम पोजीशन से, यहाँ तक बराबर आया एकदम, इधर भी आया, और इधर आने के बाद एक्चुअली वो यहाँ जाता था, ठीक है। अब ये था में चलेगा सब, ये वो इधर जाता था और फिर वो यहाँ से पलट कर आता था, ऐसा। जब वो पलट कर आता था वो ऐसा जाएगा, पहले तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद वो पलट कर आएगा, और पलट के आने के बाद में ये वाला डिस्टेंस कितना है उसका, देखो a/2 है ना, a/2 डिस्टेंस। तो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होती है उतनी वेलोसिटी यहाँ भी होती है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर उधर से निकला और इधर से निकल कर वो फिर यहाँ से तो ऐसा जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑसिलेशन हो रहा है। लेकिन हमारा जो ये वाला पाथ आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये होने ही नहीं वाला है अभी, तो ये वाला सेक्शन होगा ही नहीं, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी फेजर बनाता हूँ तो इसकी फेजर देखो कितनी खूबसूरत बनती है एकदम, देखो ज़रा, ठीक है। देखो हमने फेज़र बना लिया इसका। अब ये फेज़र में देखते हैं हो रहा क्या है बोल के, तो हो क्या रहा है, हमारा पार्टिकल कहाँ से निकल के कहाँ तक जा रहा है और क्या ऑसिलेशन वो कर रहा है। देखो बहुत ही बढ़िया सा है ये, तो
देखो ये उसका पाथ है ऑसिलेशन का, ठीक है। अब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है मालूम है, रेड से बनाते हैं उसको। देखो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है ऑलरेडी, वो एक्सट्रीम पर है, यहाँ पर है वो, यहाँ से वो चलकर आएगा a/2 तक आएगा, a/2 तक, ठीक है। वो चलकर यहाँ से यहाँ तक आने वाला है। मतलब अगर फेज़र में देखा जाए तो किधर, फेज़र में देखा जाए क्लॉकवाइज घुमा दो उसको, तो यहाँ से निकल कर आया, यहाँ तक आया, और यहाँ से आगे यहाँ तक आया, देखो यहाँ तक, ऐसा। तो फेज़र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 60 ना, क्योंकि ये a है ना, अरे देखो ये हाइपोटेनियस a है और ये डिस्टेंस कितना है, a/2 है। तो आपका कॉस निकालो, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 बोले तो a/2 1/2 होता है ना। तो ये देखो ना, फिर a/2 हो गया ना फिर ये। तो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल हमारा यहाँ है और यहाँ के बाद हमारा पार्टिकल डायरेक्ट जंप कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर रहा है और यहाँ से फिर आगे जाता है, फिर इधर चला जाता है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो मतलब ये वाला सेक्शन उसका पास नहीं हो रहा, तो मतलब वो यहाँ से डायरेक्ट उसकी फेज़र यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, ऐसा। यहाँ नहीं, एरो नहीं बताते उसको, ये वाला देखो। तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मतलब वो एक्चुअली क्या कर रहा है, 120 डिग्री का पास वो चल ही नहीं रहा है, वो डायरेक्टली ये वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन पर आ रहा है और इधर से ऑसिलेशन जैसे कि वैसे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट जो है ये नॉट SHM हो जाएगा, ये नॉट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं रहा, बट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक तो है, उसका पीरियड निकालना है अपने को अभी, ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, अभी अगर मैं बोलता हूँ कि ये 120 डिग्री, 120 डिग्री बोले तो कितना रहता, 3π/2 क्या, नहीं 2π/3, सॉरी 2π/3, हाँ करेक्ट। तो 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π/3 रेडियन में, ठीक है ना। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो अगर मैंने लिया ω/t है ना, ω/t इज इक्वल्स टू 2π/3, मैं ये पार्ट निकाल रहा हूँ, इस पार्ट का जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का जो उसको टाइम लगने वाला था, यहाँ से जो टाइम लगने वाला था t, तो मैं कैपिटल T में जो टाइम पीरियड, अब नया टाइम पीरियड निकालना है ना, तो मेरा नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T' इज इक्वल्स टू ओरिजिनल टाइम पीरियड T0 माइनस जो ये टाइम पीरियड यहाँ का है, ये टाइम पीरियड जो अभी चला गया, अभी ये जो टाइम है ये इसको माइनस कर दूंगा मैं। तो ये टाइम कैसे निकालूंगा मैं, देखो ये हो गया ω/t इज टू 2π/3, 120 डिग्री नहीं कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू 2π/3 और ओमेगा की वैल्यू कितनी रहती, 2π/T। तो ये क्या हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल, T/3। तो यानी कि T इज इक्वल्स टू T/3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नया टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू T माइनस T/3, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। न्यू टाइम पीरियड इज टू T माइनस T/3 बोले तो 2T/3, ये हो गया अपना टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड के साथ वो ऑसिलेट तो करने वाला है, ऑसिलेट करेगा। देखो यहाँ से आएगा इधर तक, इधर से फौरन इधर चला जाएगा, इधर हाफ एम्पलीट्यूड करेगा, इधर फुल एम्पलीट्यूड करेगा, ऐसा है। लेकिन SHM नहीं होगा। तो ये स्प्रिंग पेंडुलम का ये वाला केस है आपका। सिर्फ आपको इधर का जो टाइम था, ये वाला टाइम, क्योंकि वो नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट ये पोजीशन से ये पोजीशन पे पहुंच रहा है। देखो बेटा, ये डायरेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच रहा है, उसको इतना जो टाइम लगने वाला तो नहीं लग रहा, वो यहाँ से यहाँ पे एनर्जी ले रहा है। और क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रही ना, इसीलिए उसका टाइम पीरियड जो है तो सेम रहेगा। एनर्जी लॉस नहीं हो रही ना, अपने को दिया ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है बोल के, तो एकदम टकराते निकल जा रहा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो ये हो जाएगा आपका T' इज इक्वल्स टू T माइनस T/3 और ये हो गया आपका 2T/3। ये है अपने कुछ एकदम धांसू में के बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया ना तो आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को आज के जो है तो लेक्चर के फिर से क्वेश्चंस को आप दोबारा से देखो, दोबारा से देखकर उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत सारा कुछ हमने आज पढ़ चुके हैं, इनको प्रैक्टिस करो और हम जो है तो नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर अपने बात को कंटिन्यू करेंगे। आखिरी लेक्चर होगा आई थिंक नेक्स्ट वाला, जिसके अंदर में हम जो है तो डैम्पिंग ऑसिलेशन और सुपर पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। वो लास्ट एपिसोड होगा हमारा आई थिंक, ठीक है। तो ये पूरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ कर लो, और जो समझ में नहीं आया होगा पॉइंट तो मुझे स्टेप के साथ बता देना, सर ये वाले स्टेप्स मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, हम उसको देख लेंगे, ठीक है।